तो आज लेकर आया हूं मैं हिंदी का पूरा पेपर, यानी पूरा पेपर आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा इसी वीडियो में। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये आपका पेपर होगा 17 अंक का, पूर्णांक 17 अंक होगा। इसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे और 3 घंटे प्रश्न पत्र करने के लिए मिलेंगे। तो निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आपको ये 15 मिनट जो मिलेंगे ये आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। और प्रश्न 2 खंड आ तथा वां में विभाजित हैं। ये आपका पेपर जो है प्रश्न 2 खंड में विभाजित है, आ और वां है। प्रश्न के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल व्हाइट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR सीट पर उत्तर अंकित दिए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। ये आपका इरेजर और व्हाइटनर होता है, उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका खंड आ है, इसे देख लेंगे आप। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन ए है आपका भारतेंद्र युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है शुक्ल युग, ऑप्शन डी है शुक्लोत्तर युग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा द्विवेदी युग। ये आपको OMR सीट पर गोला भरना है। आपका चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी कहानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निबंध, ऑप्शन ए। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, गबन किसकी रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, शुक्ल युग के समयवादी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1919 से 1938 तक। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेंगे, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन है आत्मकथा, ऑप्शन बी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रिय प्रयास किस युग की रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए द्विवेदी युग। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सन 1843 से अब तक। और अगला क्वेश्चन है आपका, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी रीतिकाल। और हास्य रस का स्थायी भाव है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, सभी जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोत ओढ़े पीठ पाठ श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आपात परियो प्रकाश उपभोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये आपकी 2 पंक्तियां, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी आ का। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आंसू का तत्सम रूप है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा असु। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है कर्ता की प्रधानता होती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो ये आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो वह सर्वनाम है। तो ये आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसके बाद में आपका खंड व आ जाता है। तो खंड व में देख लेते हैं हम, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें ये गद्यांश दिया गया है, एक ये वाला गद्यांश ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला गद्यांश। इन गद्यांश में से हमें किसी एक को सॉल्व करना होगा। तो हम किसी एक को सॉल्व करेंगे। तो पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं हम।
ये कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें बेगुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का धीर, उत्साही का उच्च आकांक्षा वाला गुप्त व्यक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विरासत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। तो प्रश्न है आपका, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पर ये गद्यांश जो पढ़ा है हमने, इसका संदर्भ लिखना है। तो आइए इसका संदर्भ लिख लेते हैं हम। ये आपका खंड वाह है, तो हमने यहाँ पर खंड वाह डाल दिया। और प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल दिया। और गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं तो गद्यांश डाल दिया। तो यहाँ पर लिखा हमने, ये कोई डॉट डॉट देखता है। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए आपने कौन सा गद्यांश सॉल्व करा है। तो हमने यहाँ पर लिखा ये कोई, और लास्ट की लाइन लिखती देखता है, यहाँ पर बीच में डॉट डॉट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे हेडिंग संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आप इस तरह से लिखेंगे, आपको एग्जामिनर 2 अंक दे देगा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इसमें गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर ये 2 रेखा जो खींची हुई हैं, इन 2 रेखाओं की हमें हिंदी में व्याख्या करनी होगी। तो आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ पर लिखेंगे हम, शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियाँ समान हो। भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नताओं को देखकर निर्धन धनी और निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नर्म व गंभीर व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। आप ये लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर यहाँ पर भी 2 अंक दे देगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो हम इसका भी उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से लिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे 3, विभिन्नताओं को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशा ये है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है, जैसे चंद्रगुप्त अपने मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। ये लिख देंगे तो आपके एग्जामिनर यहाँ पर भी 2 अंक दे देगा। इस तरह से आपके 6 अंक यहाँ से प्राप्त हो गए। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको ये पद्यांश दिया गया है, एक ये वाला पद्यांश और एक अथवा में दिया गया है ये वाला पद्यांश। इन 2 पद्यांश में से आपको किसी एक पद्यांश को सॉल्व करना होगा, जिसमें आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। तो हम पहला पद्यांश सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पागु गिरो लघु, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गुंगी पुनि बोले, रंच चले सिंध धाराई, सूरदास बामे करुणा में, बार बार बंदो तिही पाई। तो हमें इसका उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो आइए इस पद्यांश को भी बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर संख्या 2 पद्यांश, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख रहे हैं तो 2 डाल देंगे और पद्यांश लिखेंगे तो भी एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चरण कमल डॉट डॉट तिही पाई। ये मैंने आपको बता दिया है, ये हमने शुरू की 2 अक्षर लिखे और लास्ट के 2 अक्षर लिख दिए। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे हम संदर्भ। ये पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर एनोमांग ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। आप इस तरह से लिखेंगे, आपको एग्जामिनर यहाँ पर भी 2 अंक दे देगा। इसके बाद में हम ये वाली लाइन ऐड कर देंगे तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम प्रसंग। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्णा की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर 2 रेखा जो खींची है यहाँ पर, इनकी हमें व्याख्या करनी होगी। तो आइए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो इसके बाद में हमें हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर
इस चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगापन बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्णा के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये आपकी पंक्तियां जो है पद्यांश की, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इनमें अलंकार होता है अनुप्रियास अलंकार। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे 3 और उत्तर लिख देंगे इसका अनुप्रियास अलंकार। एग्जामिनर आपको 2 अंक यहाँ पर दे देगा। इस तरह से आप 6 अंक यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। 2 अंक संदर्भ लिखने के लिए, 3 अंक हिंदी अनुवाद करने के लिए। एक ये है आपका गद्यांश और एक अथवा में दिया गया गद्यांश। इन 2 में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो हमें इसमें अथवा वाले को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। मानव जीवनास्य संस्कारणे संस्कृति अस्मांग पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतु महंतम प्रेतम अकुर्वन् तो अस्मांग जीवनस्य संस्कारणे यान आचारण विचारण च अस्त्यस्य तत्त सर्वम अस्मांग संस्कृति। तो हमने ये गद्यांश पढ़ लिया है, हमें इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो आइए कर लेते हैं। यहाँ पर डालेंगे सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा, क्योंकि प्रश्न हमारा तीसरा है तो 3 डाल देंगे। अथवा वाला सॉल्व कर रहे हैं तो अथवा डाल देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे मानव जीवन ... अस्मांग संस्कृति। ये हमने शुरू के अक्षर लिखे और लास्ट के 2 अक्षर डाल दिए। और यहाँ पर हम इसका लिखेंगे संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के संस्कृति परिचायिका के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से आवृत्त है। इस तरह से लिखेंगे। आपको एग्जामिनर 2 अंक दे देगा। और आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे अनुवाद। मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कार युक्त बनाने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। वो हमारे जीवन के संस्कार आचार तथा विचारों को भी देखने को भी मिलता है। ये सभी हमारी संस्कृति है। इस तरह से लिख देंगे आप। एग्जामिनर आपको यहाँ पर 3 अंक दे देगा। इस तरह से आप 5 अंक इसके प्राप्त कर लेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको इसके भी 5 अंक मिलेंगे। तो एक आपका ये वाला पद्यांश है और एक आपका अथवा वाला पद्यांश है। आपको एक सॉल्व करना है। तो आइए इसका भी अथवा वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाव भवेत् का हिंदी अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा वाला सॉल्व कर रहे हैं तो अथवा डाल देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे सर्वे भवन्तु ... दुःख भाव भवेत्। और यहाँ पर हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। उसके बाद में हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। इस तरह से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इस तरह से ये आपके प्रश्न होंगे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा। इन प्रश्न में से किसी एक का उत्तर देना है आपको। ये प्रश्न आपके जिले के अकॉर्डिंग होते हैं। ये प्रश्न आपके जिले वाइज होते हैं, यानी आपके ज़िले में कौन सा प्रश्न लिखा जाता है ये आपके क्वेश्चन बैंक पर लिखा होगा। वहाँ से जाकर आप अच्छी तरह से पढ़ लें और आपका यही क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको 3 जीवन परिचय दिए गए होंगे और आप में इन 3 में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा। यहाँ पर है आपका पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरा आपका जयशंकर प्रसाद, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है आपको। तो हम लिखेंगे इसमें जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो आइए लिखते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर संख्या 6 का, क्योंकि 6 का है तो हमने 6 का डाल दिया। जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद डाल दिया हमने। और जयशंकर प्रसाद यहाँ पर 2 नंबर पर है तो यहाँ पर हमने 2 डाल दिए। तो जीवन परिचय के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उन पॉइंट को हम एक बॉक्स में लिख लेंगे ताकि एग्जामिनर दूर से देख पाए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। पिता का नाम देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी। मृत्यु 1937 ईस्वी
48 वर्ष की इन्हें कुल आयु प्राप्त हुई। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे इनकी रचनाएं, कामायनी, आंसू, लहर, झरना आदि। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इनका जीवन परिचय। यहाँ पर लिखेंगे हम श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिनिष्ठ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े ही हंसमुख एवं सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। इन्होंने अपनी संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और इनका शरीर क्षय रोग से पीड़ित हो गया और सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे रचना, कामायनी, आंसू, लहर, झरना आदि। इस तरह से हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न है आपका 6 का खा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसके लिए भी आपको 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। तो आइए लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर संख्या 6 का खा, जीवन परिचय महाकवि सूरदास। इनके मेन पॉइंट एक बॉक्स में लिख लेते हैं। तो नाम सूरदास, जन्म सन 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता, मृत्यु सन 1583 ईस्वी, रचना सूरसागर। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। लिखेंगे सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से बिना देखे संभव नहीं है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता के गायन में थी। इनसे भक्ति पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया गया। अतः इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे रचना, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसरावली। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंडास से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। हमें एक श्लोक लिखनी है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, यानी जो आपके पेपर में श्लोक नहीं आया हो वो श्लोक लिखनी है। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7, श्लोक, बंधम मरण बापी जयो बापी पराजया, उभयंतर समो वीरा वीर भावो ही वीरता। इसके बाद में हम इसका संदर्भ लिखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरणे पूजते नामक पाठ से आवृत्त है। श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है। बाद में हम इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे। हिंदी अनुवाद, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर को ही वीरता कहते हैं। इस तरह से आप लिख देंगे, एग्जामिनर आपको यहाँ पर भी 2 अंक दे देगा। आइए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर आपके 4 प्रश्न दिए गए होंगे। इन 4 प्रश्न में से हमें 2 प्रश्नों का उत्तर करना है, वो भी संस्कृत में। हमें इसके लिए भी 2 अंक प्राप्त होंगे। तो आइए इसका भी उत्तर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 और यहाँ पर हमने लिखा है चौथा प्रश्न पहले, बीरा कैन पूजते। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ये प्रश्न और इसका उत्तर लिख दिया बीरा वीरणे पूजते। इसके बाद में अगला प्रश्न लिखा है हमने दूसरा, पुरुराज का असीत, पुरुराज एका भारत बीरा असीत। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। आइए प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें इसमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जिसके लिए हमें 7 अंक मिलेंगे। और यहाँ पर दिया गया है
पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या हानि लाभ, नारी सशक्तिकरण। इन किसी में से हमें एक पर निबंध लिखना है। इसके लिए हमें 7 अंक मिलेंगे। तो आइए हम लिखते हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर हम निबंध लिखेंगे। तो आइए इस पर निबंध लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9 और 1 है वहाँ पर, तो 1 डाल देंगे। पर्यावरण संरक्षण के उपाय। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम रूपरेखा। रूपरेखा में होंगी आपकी हेडिंग प्रस्तावना, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण से हानियाँ, पर्यावरण सुरक्षा के उपाय, उपसंहार। इसके बाद में हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे पर्यावरण मानव को पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक संसाधन और जीविका प्रदान करता है। हवा, पानी, आकाश, जमीन, जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ आदि मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। पर्यावरण हम सबको स्वस्थ रूप से जीने के अच्छा माहौल देता है, लेकिन मानवों ने अपने लालच को पूरा करने के लिए पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दिया है कि आज धरती पर सारे जीव जंतु उसका परिणाम भुगत रहे हैं। इसके बाद में हम अगली हेडिंग डालेंगे हम पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण 2 शब्द से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसमें परि का मतलब है हमारे आसपास या हमारे चारों तरफ और आवरण का मतलब है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए। इस प्रकार पर्यावरण शब्द का अर्थ हुआ कि ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। ये एक तरह से हमारा सुरक्षा कवच है जो हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। दूसरे शब्दों में जैविक और अजैविक घटकों का आपसी संबंध पर्यावरण कहलाता है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे हम पर्यावरण दिवस। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने, प्रकृति और पर्यावरण का महत्व समझाने के उद्देश्य से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि पृथ्वी पर जीवन बचा रहे। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे हम। तो अगली हेडिंग है पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण परिस्थिति संतुलन को बनाए रखता है। ये भोजन, आश्रय, हवा प्रदान करता है। पर्यावरण सभी मानवीय जरूरतों को पूरा करता है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। पृथ्वी पर जीवन पर्यावरण से ही संभव है। सभी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मौसम, जलवायु आदि सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम अगली हेडिंग डालेंगे। तो अगली हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण। विकास की अंधाधुंध होड़ में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, जिससे वायुमंडल में प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन हुआ और प्रदूषित हो गई। बड़े बड़े उद्योगों के अपशिष्ट जल के नदियों में गिरने से जल प्रदूषित हो गया है। वनों के अंधाधुंध कटाई से न केवल वन्य जीवों का घर नष्ट हुआ है, बल्कि इससे अपर्दन जलवायु परिवर्तन और जल संकट भी उत्पन्न हुआ है। इसके बाद में हम अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण से हानियां। तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने गंभीर पर्यावरणीय गिरावट को जन्म दिया है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि से प्रेरित जलवायु परिवर्तन जैसे बाढ़, सूखा और तूफान जैसी चरम घटना हो रही हैं। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे हम। अगली हेडिंग है पर्यावरण सुरक्षा के उपाय। हमें अपशिष्ट की मात्रा में कमी करना चाहिए तथा अपशिष्ट पदार्थ को वहीं फेंकना चाहिए जहां उसका स्थान है। वृक्ष रोपण को बढ़ावा देना होगा और वनों की कटाई को भी रोकना होगा। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु शुद्ध रहती है। हमें जल संसाधनों का संरक्षण करके पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करके रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद में हम अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग है उपसंहार।
आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति नष्ट हो रही है। जगह वृक्ष काटे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां वाहनों का धुआं, मशीनों की आवाज, खराब रासायनिक जल आदि की वजह से प्रदूषण हो रहा है। हमें पृथ्वी के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को पहचानना होगा। छोटे छोटे प्रयासों से हमें एक बड़ी परिवर्तन ला सकते हैं और भविष्य में अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण दे सकते हैं। इस तरह से हम पर्यावरण पर निबंध बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका 4 अंक में पूछा जाता है। तो आइए इसको भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर संख्या 10। यहाँ पर उसकी डिटेल डाल देंगे, यानी गांधीनगर लखनऊ दिनांक 12 जनवरी। जिस तारीख को आप पत्र लिख लें वो तारीख डालेंगे। उसके बाद में हम अपने मित्र का नाम लिख देंगे, परम प्रिय मित्र अजय। और इसके बाद में यहाँ पर हम लिख देंगे, तुमने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, जिस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं वो यहाँ पर डिटेल भर देंगे। और उसके बाद में नीचे लिख देंगे अपना, तुम्हारा मित्र सलमान मलिक। तो वीडियो की लास्ट में आपसे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, इस वीडियो बनाने में मेरी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।